अपने डॉक्टर पति जगदीश सक्सेना को टाई पहनाते हुए ईशानी ने थोड़ा सा प्यार जताते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर क्यों जाने से मना करते हैं? अभी 2 महीने पहले ही तो ईशानी का डॉक्टर सक्सेना के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्जरलैंड में हनीमून, इनमें 2 महीने कब बीत गए ईशानी को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार ईशानी कुछ समय के लिए डॉक्टर जगदीश के क्लिनिक पर गई थी, पर उससे ईशानी को संतोष नहीं था। उसके पतिदेव किस तरह काम करते हैं यह देखने की और जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके उठने बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। वह उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीजों का ख्याल रखें, वह हेल्दी रहें, इसके लिए हेल्दी फूड बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाएं। इस तरह के छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह ईशानी की आंखों में भी थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसीलिए वह अपनी पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर जगदीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, प्लीज ईशानी, कभी भी क्लिनिक जाने की जिद मत करना। शादी की वजह से काफी दिनों तक छुट्टी पर रहा। तुम तो जानती ही हो कि इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनी डॉक्टर के भरोसे रहा। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रिनोवेशन भी करवाना है। तब तुम्हें जरूर क्लिनिक पर ले चलूंगा, पर तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करना। वैसे भी मैं अभी बिजी रहूंगा, तुम वहां चलकर अकेले ऊब जाओगी, इसलिए तुम अभी घर पर ही रहो। वैसे भी शहर में वायरल बहुत फैला है, मैं नहीं चाहता ये क्लिनिक आकर कहीं तुम उसके लपेटे में आ जाओ। तुम घर में रहो और सेफ रहो। चलो मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट क्लिनिक के लिए निकलूं। ईशानी ने चिंतित स्वर में कहा, तुम भी वायरल से बचना। एकाकी जीवन में ईशानी जैसी प्यार करने वाली पत्नी पाकर डॉक्टर जगदीश सक्सेना अपनी स्विफ्ट डिजायर लेकर क्लिनिक के लिए निकल पड़ते हैं। पति के जाने के बाद ईशानी सोच रही थी कि शादी और हनीमून का खर्च के बाद इतने बड़े क्लिनिक के रेनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहां से होगी। रात को उसने यह बात अपने पति से कही तो डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा, थोड़े ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे, बस तुम यह सब छोड़ो और ये बताओ ये डायमंड रिंग किस उंगली में पहनाऊं। डायमंड रिंग का नाम सुनकर ईशानी चौंक गई। डॉक्टर सक्सेना ने कहा, हम शॉपिंग करने गए थे तो अच्छी लगी इसलिए ले आया। ईशानी ने प्यार से अपना सिर पति के सीने पर रख दिया। उसका सवाल हवा में उड़ गया और उस सीधी सादी लड़की को अपने सवाल का ख्याल नहीं रहा। ईशानी इस बात को भूल गई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर जगदीश ने ईशानी को रिनोवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया। जगदीश क्लिनिक चला गया तो अपनी शंका को दूर करने के लिए ईशानी ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए ईशानी खुशी खुशी घर से निकली। वह अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर जगदीश ऑपरेशन में व्यस्त था। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे वह देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंतर पर युवतियां अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। ऑपरेशन किस चीज का हो रहा था यह ईशानी को समझ में नहीं आ रहा था। ईशानी के ठीक सामने वाली बेंच पर सास बहू की एक जोड़ी बैठी थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ा रही थी कि वे उसके गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या ना करवाए। सास ने आंख दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्ध बेहोशी की हालत में भी रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर में डॉक्टर जगदीश बाहर आए। उन्होंने ईशानी के बारे में पूछा। अस्पताल तलाश लिया पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। ईशानी का फोन भी स्विच ऑफ था। जगदीश ने होशियारी के साथ अपनी ससुराल फोन करके पता कर लिया कि ईशानी वहां तो नहीं है। 2-3 ऑपरेशन और थे। डॉक्टर जगदीश पहले उन्हें निपटाकर घर आए। घर पर ताला लगा था। उन्होंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम में सामने ही तिपाई पर कांच के पेपरवेट के नीचे एक चिट्ठी दबाकर रखी थी। जगदीश ने जल्दी से उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय, लिख सकूं अब यह संभव नहीं है, इसलिए मात्र जगदीश। आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा कि सफेद एप्रन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपका केवल नाम ही जगदीश है। आप बिल्कुल जगत के ईश नहीं हैं, क्योंकि आप किसी जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया? उस अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही
कि वह लड़का नहीं लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह का काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण न लग जाए, यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं स्वार्थ था। मेरा वह भ्रम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई, मेरे पेट में भी आपका अंश आ गया है। रेनोवेशन की चर्चा के साथ यह समाचार मैं तुम्हें रूबरू देने और तुम्हारे चेहरे पर आने वाली अवर्णनीय खुशी देखने वहां आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारा में आखिर अंतर ही क्या है? वहां बिताए गए 2-2.5 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब घंटे थे। मुझे तुम्हारे गहने, महंगे कपड़ों या फिर इस विशाल कोठी का जरा सा भी मोह नहीं। मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो तुम उसी तरह इसकी भी हत्या कर दोगे। इसलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहां उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक ना पड़े। गुड बाय फॉरएवर। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली ईशानी। उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर जगदीश फपक कर रोने लगे। ईशानी द्वारा उतार कर टेबल पर रखे गए गहनों की चमक जगदीश के मुख पर कालिक पोत रही थी। ईशानी को आज मैं हैरान हूँ महादेवी वर्मा की इतिहास में छिपाई गई एक कविता याद आ रही थी। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उंगली उठाई तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं धिकारा उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मारकर। किसी औरत ने लानत नहीं भेजी उन सबको जिन्होंने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया दांव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण महाभारत में। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता अंबा अंबालिका के दिन दिहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। और मैं हैरान हूँ इतना कुछ होने के बाद भी क्यों अपना श्रद्धेय मानकर पूजती हैं मेरी माँ बहनें उन्हें देवता भगवान मानकर। मैं हैरान हूँ उनकी चुप्पी देखकर, इसे उनकी सहनशीलता कहूँ या अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। ये सब सोचते हुए ईशानी अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, एक अनचाहे रास्ते की तरफ जो उसे न जाने कहाँ लेके जाएगा। लेकिन वो खुश थी कि वो अपने बच्चे के साथ में खुश रहेगी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।